बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है जहाँ पर आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आज भी इसी मौजू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ा अहम टॉपिक जिस पे हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, कैंसर के मुख्तलिफ़ कैंसर जो हमारी बॉडी में होते हैं उन पर हम लोग बात करते रहते हैं। आज भी हम लोग एक बड़े अहम कैंसर पर बात करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। कोलोन कैंसर की बात होगी, यानी बड़ी आंत का कैंसर, और उसके साथ साथ जिगर के कैंसर पे भी हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद फ़र्रुख हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और इस टॉपिक पे बात करें ताकि जो है आवाम में, पाकिस्तानियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस और एजुकेशन को फैलाया जा सके, क्योंकि कैंसर की बीमारी कैसी बीमारी है जिसको अगर आप टाइम पे पकड़ लेंगे, टाइम पे इसको अगर डायग्नोज हो कर लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, ट्रीटमेंट मुमकिन भी है, 100% ट्रीटमेंट भी है। बार तफसील तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन ये है कि कैंसर के मामले में हमेशा हर डॉक्टर यही कहता है कि आप अगर टाइम पे उसको डायग्नोज कर लें तो बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने डिफरेंट प्रोग्रामों में जो है वो कैंसर से मुतल्लिक गुफ्तगू की और आपने बताया भी सही कि क्या प्रिवेलिंग कंडीशन है पाकिस्तान में। तो हम आप ये आहिस्ता आहिस्ता चाह रहे हैं कि एक एक कैंसर पे करके हम लोग आपसे जो है मज़ीद बात करें। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, हम कोलोन कैंसर से शुरू करते हैं। क्या है डॉक्टर साहब कोलोन? हम पहले तो कहते किसको हैं कोलोन को? कोलन तो खुरम बड़ी आंत को कहा जाता है, जिसके काफ़ी सारे मेडिकल हिस्से हैं। ठीक है। अगर हम छोटी आंत जब बड़ी आंत में खाना पहुंचाती है, वहाँ से सीकम शुरू होता है, फिर कोलन जो है ऊपर की तरफ जाता है, उसे असेंडिंग बोलते हैं, फिर साइड पे निकलता है उसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, फिर नीचे जाता है उसे डिसेंडिंग, फिर बाद में सिग्मोइड कोलन आखिर में पकाने वाली जगह जिसे रेक्टम या इनस से फिर वो खारिज हो जाता है खाना। तो ये क्वाइट कॉमन कैंसर है। कैंसर होना तो खैर अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक स्क्रीनेबल कैंसर है। अच्छा। फैमिलीज़ में रन कर सकता है। 5 से 10% कोलन कैंसर जो है वो आपकी फैमिलीज़ में रन कर सकता है उन जीन्स के ज़रिए जो कैंसर बनाती हैं। ठीक है। शुरू तो ये पॉलिप से होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जो फिर बाद में कैंसरस चेंज जैसे जैसे उसमें जीनियाती या जेनेटिक चेंजेस आते हैं वो फिर पॉलिप डिस्प्लास्टिक होता है, वहाँ से फिर ये बड़ी आंत के कैंसर में चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिर वहाँ से ये फैलता फलता पूरी जिस्म में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल सही। तो आम पॉपुलेशन है हमारी कम्युनिटीज़, मर्द या औरत जो 50 साल के हो जाएं जी, तो उसमें स्क्रीनिंग का मैकेनिज़्म मौजूद है। ठीक है। रिकमेंडेशंस हैं कि आप कैमरे के ज़रिए, जिसे हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं जी, वो साल में एक दफ़ा पूरे कोलन का मुआयना कर लें। ठीक है। और जो पखाना है उसमें ब्लड, ज़ाहिर है जब फीकल ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट हम करते हैं तो मरीज़ की प्रोटीन्स को बंद कर देते हैं। ठीक है। वो आम सब्जियां और फल एक हफ्ते के लिए खाए और फिर पखाने का टेस्ट यूजुअली 3 दफ़ा देना होता है। अच्छा। तो उसमें अगर कैंसर के ज़र्रे होंगे तो वो पिक हो जाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टूल है। ठीक है। यानी अभी कैंसर बना नहीं या बहुत अर्ली स्टेज में तो हम इसे बहुत अर्ली पिक करके सर्जरी करके आपको क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दरमियान में कहा कि पॉजिटिवली अच्छी बात है कि ये स्क्रीनेबल कैंसर है। स्क्रीनेबल से क्या मुराद है और क्या दूसरे कैंसर स्क्रीनेबल नहीं है? जी, दुनिया में जो टॉप 10 कैंसर्स हैं जो ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस है, उनमें से कम 7 कैंसर्स ऐसे हैं जो स्क्रीनेबल हैं। अच्छा। तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, हम इसके बारे में कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। अगर आप 40 साल के हैं, ठीक है, तो मेमोग्राफी, आपका एग्जामिनेशन बाय योरसेल्फ, जिसे सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, या फिर किसी मॉलेज से जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, सर्जन हो सकता है, ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, वो आपके ब्रेस्ट का मुआयना कर ले। और अगर आपकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है तो फिर यही अमल 25 साल पे मुआयने का आप शुरू करते हैं जी, जल्दी। और वहाँ पे फिर मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हम एडवाइस करते हैं यंग लड़कियों में, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है, वहाँ मेमोग्राफीज नहीं होती। अच्छा। अल्ट्रासाउंड और MRI की हेल्प के ज़रिए हम उसको या जेनेटिक टेस्टिंग के साथ पिक करते हैं। इसी तरह यूट्राइन सर्विक्स है, रहम का निचला हिस्सा, उसका पैप स्मीयर हर वो औरत जो प्रेगनेंसी जिसकी होती है उसके पहले ही प्रेगनेंसी के साथ पैप स्मीयर होना चाहिए। ठीक है। कोलन के अंदर मैंने अभी बताया कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए।
अगर आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हेरिडिटरी है, आपकी फैमिली में रन करता है, 3 या 3 से ज़्यादा अशखास आपके ऊपर से नाना नानी, खाला, फूफो, मामू या कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स हों, सिबलिंग्स हों, बहन भाइयों में किसी को हो, 3 या 3 से ज़्यादा अशखास हो, या अर्ली एज में फैमिली में किसी को कैंसर हो 50 साल से कम उम्र में, तो कोलोनोस्कोपी फिर अर्ली एज पे शुरू की जा सकती है। अच्छा। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर है मर्दों में, जो मर्दाना गदूद है, उसका एग्जामिनेशन ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड और PSA, हेड एंड नेक का बगौर मुआयना, आप जब टूथब्रश करते हैं खुद अपना मुआयना कर सकते हैं, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, ज़ख़म बने, कोई गिल्टी बन जाए, उसका मुआयना करें। अगर वो 8-10 दिनों में ठीक नहीं होती, ठीक है, तो अपने मॉलिज को दिखाइए और ज़रूरत पड़े तो उसकी वापसी भी की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन जिन लोगों में सिगरेट पीने की आदत है, 30 या 30 से ज़्यादा पैक्स अगर वो सालाना लेते हैं, या वो डीप माइन वर्कर्स हैं, स्पेशली कोल वर्कर्स हों, या एस्बेस्टॉस के साथ डील करते हैं, उनका लो डोज HRCT ऑफ द चेस्ट जो है वो फेफड़ों के सरतान को बड़ी अर्ली पिक करके दे सकता है। तो ये मोटे मोटे कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं। क्योंकि आपने जिगर को अलग आज जगह दी हुई है, तो जिगर का कैंसर भी एक स्क्रीनेबल कैंसर है। जब हम जिगर पे आएंगे तो उसकी बात बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्क्रीनिंग तो उस टाइम होगी जब हमें शक हो कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो कैसे शक होगा हमें? जी, जो स्क्रीनिंग है वो आप कराएंगे उस वक्त जब शक ना हो। अच्छा। एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप में वो रिस्क मौजूद हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिन फैमिलीज़ में ये कैंसर्स रन करते हैं तो उसमें आपका रिस्क बढ़ता है, तो आपको स्क्रीनिंग की तरफ जाना है बगैर किसी अलामत के। हाँ जी। इसी तरह जो कोलन का कैंसर है, क्योंकि उसकी फर्स्ट पीक जो है वो 45-50 एज पे आती है, तो इसलिए 50 साल की उम्र में ज़रूरी है आपकी फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करवाएं और कोलोनोस्कोपी या कैमरे का एग्जामिनेशन करवाएं। अभी आपको सिम्टम्स नहीं है। अगर सिम्टम्स आ गए तो ट्यूमर इट्स ऑलरेडी देयर, वो तो बन चुका है, तो वो फिर प्री कैंसरस नहीं होगा, वो कैंसर बन चुका हुआ है, वो फिर स्क्रीन डिटेक्टेड नहीं होगा, वो तो फिर सिर्फ आप टुकड़ा लेके कोलोनोस्कोपी करके आप कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये कैंसर है। अच्छा। तो दोनों में फ़र्क रखिए। ठीक है। तो अगर आपकी पखाने की आदत कुछ महीनों में चेंज हो रही हैं, आप अगर हर रोज़ पखाना करते हैं लेकिन आपको दिन में कई दफ़ा करना पड़ता है, या कई दिन कॉन्स्टिपेशन रहती है, या पखाने में फ्रेश ब्लड आता है जो कि पखाने के निचले हिस्से के कैंसर के बारे में बताता है, या अगर वो जमा हुआ खून आता है या ब्राउन कलर का आता है तो वो ब्लीडिंग फिर अपर लाइनिंग में हुई है, फिर इसलिए उस मरीज़ के लिए अगर वेट लॉस हो रहा है तो वो फिर डिपेंड करता है आपका कैंसर किस स्टेज में है उसके हिसाब से। कभी कभी कैंसर इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है, बड़ी आंत की ट्यूब है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, अंदर से बंद कर लेता है, पकड़ लेता है, तो फिर आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, कब्ज़ हो जाएगी, उल्टियाँ आएंगी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये अलामात तो बहुत लेट स्टेज की हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करेंगे, ये अलामात की तरफ आप इशारा करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। छोटा सा वक्फा लेने हमने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़र्रुख की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है बड़ी आंत के कैंसर के सिलसिले में, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फ़र्रुख हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हमारी डॉक्टर साहब से बात चल रही थी बड़ी आंत के कैंसर के सिलसिले में, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब ने बहरहाल ओवरव्यू दिया कैंसर का, और उसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि उसकी जो मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ कैंसर्स के हैं उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बात की। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने की, वो ये कि अलामत आने से पहले आपको स्क्रीनिंग करवानी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आपकी जो पखाने की रूटीन है उसमें कोई तब्दीली आई है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फील हो रहा है, तो तब तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो कैंसर हो चुका है और वो अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। तो जिनकी फैमिली में ख़ास तौर पे अगर ये कैंसर चल रहा है, कोई क्लोज रिलेटिव्स में कोई 1 आध 2, जैसे डॉक्टर साहब ने 3 का बारा बताया, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आपकी फैमिली में किसी एक बंदे को भी है तो आप ज़रूर स्क्रीनिंग करवाएं। और डॉक्टर साहब 50 साल की उम्र में आपने कहा कि करवा ली जाए, और लेकिन बहरहाल ये एज जो है डिफरेंट कैंसर्स की डिफरेंट एज है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर छाती का कैंसर की अगर आप बात करते हैं ख़वातीन में, तो उसमें अगर आपकी फैमिली में चल रहा है तो आपने 25 साल की
की उम्र में स्क्रीनिंग करवानी है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे कैंसर में, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर हजरात हमेशा कैंसर के सिलसिले में कहते हैं कि जितना जल्दी आप कैंसर को पकड़ लेंगे वो ट्रीटेबल है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें आपकी सफरिंग भी कम होगी। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, बड़ी आंत के कैंसर की आपने अलामतें बता दी, तो हम अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास? तो देखिए, कोलन या बड़ी आंत जो है उसको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक आखिरी हिस्सा है जहाँ पखाना स्टोर होता है। ठीक है। जब पखाना वहाँ दाखिल होता है तो आपको अर्ज होती है कि मुझे बाथरूम टॉयलेट जाना, उसको रेक्टम बोलते हैं, और जो बिल्कुल जहाँ से खारिज होता है उसको एनस। तो इसको हम अलग कर लेते हैं और बड़ी आंत को अलग कर लेते हैं। तो बड़ी आंत का कैंसर अगर अर्लियर स्टेजेस में है, जो कि हम सीटी स्कैन्स के ऊपर या पेट स्कैन्स पे उनकी स्टेजिंग करते हैं कि ठीक है दुश्मन तो आ गया है, लेकिन कहाँ कहाँ है। ठीक है। अगर वो फैला हुआ नहीं है तो सबसे पहली चीज़ जो हम एडवाइस करेंगे वो कोलोरेक्टल सर्जन से कि आप इसकी सर्जरी कराएं। तो बड़ी आंत का काफ़ी हिस्सा निकालना पड़ता है, उसके साथ गदूद निकलते हैं, एक ख़ास तादाद में गदूद निकलते हैं, तो हम उसको ऑप्टिमल सर्जरी बोलते हैं। अच्छा। फिर उसकी स्टेजिंग होती है जिसको हम पैथोलॉजिकल स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज एक ख़ास मरहले पे हो तो फिर हम उसके बाद आपको 6 या 8 साइकिल कीमोथेरेपी की देते हैं। अच्छा। जो कि 4.5 महीने से 6 महीने का इलाज है। और तब हम कहते हैं कि आपका इलाज मुकम्मल हुआ। ठीक है। फिर आप सर्वेलेंस पे या फॉलोअप पे चले जाते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर आपके फाइनल पैथोलॉजी रिपोर्ट में ऐसे रिस्क फीचर्स हों कि डिज़ीज़ जो है वो एडवांस हो, T3 T4 या बड़ी आंत के वॉल में से बाहर गई हुई हो या गदूदों में चली गई हो, तो आपकी बीमारी के वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा है। उस चांस को कम करने के लिए एडजुवेंट कीमोथेरेपी लगाते हैं, और वो स्टेज वाइज होती है। 6 साइकिल भी लग सकते हैं, 8 साइकिल भी लग सकते हैं, हर 3-3 हफ्ते के वक्फे के साथ। ठीक है। मेरा ख्याल एक अहसन कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन लोग आमतौर पे बहुत अच्छी टॉलरेट करते हैं। अच्छा। कुछ हम आईवी फॉर्म में डे केयर कीमो में लगाते हैं, बाकी मरीज़ घर बैठ के 14 दिन वो गोलियां खाता है। मेरे ख्याल में अगर आप कहें तो एक अच्छी वेल टॉलरेटेड रिजीम है। अच्छा, यानी इतनी उस तरह सवेयर नहीं होती कि भी तंग हो पेशेंट। तो इसी तरह अगर पखाने के निचले हिस्से का, जिसे हम एनोरेक्टम कह रहे हैं, तो वो नाजरीन को पता होना चाहिए कि एनोरेक्टम एक बिल्कुल ही अलग खाना है। अच्छा। इसमें बीमारी जो है वो ज़्यादा उधरी लोकल वापस आती है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अपफ्रंट सर्जरी नहीं कराएंगे आप। अच्छा। एक ख़ास स्टेज के ऊपर T3 यानी तीसरे दर्जे का अगर ट्यूमर है या गदूदों में गया हुआ है, नोड्स में गया हुआ है, तो इसमें हम पहले रेडिएशन देंगे, और बाज़ औक़ात हमें पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कोई 6 साइकिल हम कीमोथेरेपी के देते हैं, फिर हम रेडिएशन करते हैं, फिर 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का रेस्ट देते हैं, फिर सर्जरी होती है। अच्छा। फिर वापसी की रिपोर्ट आती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि मज़ीद कितनी कीमोथेरेपी देनी है। अच्छा। या आया नहीं देनी। तो ये दोनों जो है खानों को आप डिफरेंट रखें। कोलन अपफ्रंट सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। ठीक है। अगर एनोरेक्टम है तो रेडिएशन पहले होगी कीमोथेरेपी के साथ। बाज़ औक़ात ज़्यादा स्टेज हो तो कीमोथेरेपी पहले देते हैं, रेडिएशन कीमो उसके बाद देते हैं। ठीक है। 6 से 8 हफ्ते का गैप होता है, फिर सर्जरी होती है। बिल्कुल सही। ठीक। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे यहाँ? बिल्कुल जी, A to Z हर चीज़ है। और जब बीमारी खुदा न खास्ता निकल जाए अपनी जगह से, फेफड़ों या जिगर में चली जाए, जो इनकी मखसूस जगह हैं। अच्छा। बड़ी आंत की या पखाने वाली जगह की, ये सब पसंद करते हैं यहाँ फैलना। अच्छा। तो फिर क्योर तो करना मुश्किल है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर आपके पास रिसेक्टेबल 2, 3, 4 एरियाज़ हों, फेफड़ों में हों या लंग्स में हों, तो अब इतना एडवांसमेंट हो गई है कि सर्जन जो हैं वो जो प्राइमरी जगह है उसकी रिसेक्शन करके साथ जिगर में से भी वो 3 निकाल लेते हैं। अच्छा। तो आपको 5 ईयर सर्वाइवल तकरीबन 40 से 50% फिर भी मिल सकता है कीमोथेरेपी के साथ साथ। तो ये एक क्योरेबल डिजीज़ अब समझी जाती है। इतनी ज़्यादा इसमें तहकीक हो चुकी है पिछले 10 सालों में कि जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो काफ़ी एक्सटेंडेड हैं, लेकिन इसमें सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सबका रोल है। तो जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है वो अपने डॉक्टर से कहे कि वो उनका केस एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ डिस्कस करे, जिसे हम ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो शिफा में हर नया कैंसर जो डायग्नोज होता है उसको हम, चाहे हम कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन हम उसको उसमें से ज़रूर गुजारते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपीरियंस के साथ
बाकी लोग भी आपके साथ कायल होते हैं। जो हमारे नए कॉलीग्स हैं वो सीखते हैं, जो ज़्यादा शार्प हैं वो कोई नया बता सकते हैं या हम बता देते हैं। तो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सेफ्टी फॉर द पेशेंट कि वो एक ट्यूमर बोर्ड में से एक डिसीजन लेके। ज़बरदस्ती। डॉक्टर साहब आते हैं हमारे जो जिगर का कैंसर आपने बताया उसकी तरफ आते हैं। तो जिगर के कैंसर तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जिसमें मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस वगैरह भी इससे रिलेटेड हैं किसी तरह। जिगर का कैंसर जो है वो तो अब एक एपिडेमिक बन चुका हुआ है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी कॉज है वो तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। अच्छा। वेस्टर्न पॉपुलेशन में या बाहर के मुल्कों में, जहाँ गोरों का मुल्क है आम अल्फाज में, वहाँ पे वो शराब बहुत पीते हैं। तो अल्कोहल और क्योंकि खाते बहुत हैं, एक मुरगन ग़िज़ाएँ अमरीकी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीफ और ये मटन, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड। तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस फैट की वजह से हो जाता है। अच्छा। ये तो मेजर रीजंस है सही लिवर इंजरी कॉज करने के। ठीक है, मजीद डॉक्टर साहब बात करेंगे, आपने मेन रीजंस बता दी, हमने छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी कोलोन कैंसर के सिलसिले में, बड़ी आंत का कैंसर, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। अब डॉक्टर साहब जो है बात करें जिगर के कैंसर के बारे में, इसकी तफसील पर हमारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से चलेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के बारे में, और अब हम लोग बात करें डॉक्टर साहब से जिगर के कैंसर के सिलसिले में। डॉक्टर साहब ने मेन 2-4 अहम वजूहात की तरफ इशारा किया कि जी चर्बी ज़्यादा खाना, जो बाहर के मुल्कों में अल्कोहल का इस्तेमाल जो है उसकी वजह से, और हमारे मुल्क में जो हेपेटाइटिस, खासतौर पर हेपेटाइटिस बी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जिगर का कैंसर होता है। और कोई डॉक्टर साहब वजूहात हैं उनकी तरफ इशारा अगर आप करना चाहें? जी, वैसे तो फिर उसके अलावा लिवर फ्लूक्स हैं। अच्छा। वो एक और टाइप का कैंसर करते हैं, कलेंजियोकार्सिनोमा। फिर कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, फेरेटिन या आयरन के स्टोर, क्योंकि लिवर इज अ स्टोर हाउस है। ठीक। बहुत सारे काम ये करता है, लेकिन स्टोर हाउस, फेरेटिन बहुत ज़्यादा अगर हो, विल्सन्स डिजीज़ हो, हर वो चीज़ जिसमें स्टोर इतना भर जाए, फैट से भर जाए या इन चीज़ों से भर जाए, तो इंजरी रिपेयर के साइकिल में वो घुस जाता है। तो फिर कई सालों में इंजरी जो है वो रिपेयर होने की बजाय जीनियाती तब्दीली के साथ कैंसर में चेंज हो सकती है। तो जो इंजरी लिवर में होती है उसको हम आम ज़ुबान में तो ये कहेंगे कि वो सुकड़ जाता है जिगर। सुकड़ने से सिरहोसिस, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिरहोटिक हो जाता है या फाइब्रोसिस उसमें हो जाता है इंजरी रिपेयर की वजह से। ठीक है। तो ये जो इस तरह का जिगर होता है, इसमें कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स एक सीरम मार्कर है, वो चेक करना ज़रूरी है, और उसकी एक लिमिट है जो 200 से ऊपर हो तो आपके कान खड़े होने चाहिए। अच्छा। कि और इसके अलावा 3D अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर, मैक्रोनोड्यूलर सिरहोसिस एक टर्मिनोलॉजी है, डॉक्टर्स उससे वाकिफ़ हैं कि वो मोटे मोटे नोड्यूल्स बना लेता है। उन नोड्यूल्स को कैंसर के नोड्यूल से डिफ्रेंशिएट करने में अल्ट्रासाउंड बड़ा हेल्पफुल होता है। तो जहाँ कहीं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ना बनाता हो या अल्फ़ा फीटोप्रोटीन 200 से कम लेवल आए, तो फिर हम ट्राइफेजिक सीटी ऑफ द लिवर स्पेसिफिक एक सीटी स्कैन करते हैं। उसके ऊपर हम फिर बता सकते हैं उसके वॉश आउट पैटर्न पे कि ये किस किस्म की इन्हांसमेंट है और ये कंसिस्टेंट है रेडियोलॉजिकली कि लिवर कैंसर है। तो फिर वहाँ से उसको लेबल किया जाता है। जिनमें हमें ज़रा सा भी शक हो वहाँ पे फिर बायोप्सी का प्रोसेस है, बायोप्सी करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लिवर कैंसर है। और स्क्रीनिंग की एज इसमें कतन भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। जिसको भी सिरोसिस हो जाए उसकी स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, जिस एज में भी हो। ठीक है। अर्ली एज में हो, ज़ाहिर है जिनको जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, उसमें तो वो जेनेटिक डिफेक्ट है, सिरोसिस बहुत पहले शुरू हो जाएगा। लेकिन हेप बी सी तो किसी एज में भी हो सकता है। और सिरोसिस का अमल जो है वो जैसे ही हेपेटाइटिस होता है वो शुरू हो जाता है। और कहा यही जाता है कि हेपेटाइटिस बी हो तो 7 साल में,
हेपेटाइटिस सी हो तो 12 से 15 साल में लिवर कैंसर में चेंज हो जाता है। तो आपकी स्क्रीनिंग जो है एज अर्ली एज पॉसिबल आपको करानी चाहिए। डॉक्टर साहब ऑन अ लाइटर नोट, कभी जैसे कैंसर की जैसे आप बात बता रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कभी ऐसे फील होता है कि कोई बड़ी डिफरेंट सी एक चीज़ है, यानी मेडिकल साइंस से कुछ अपर लेवल की कुछ सब सुपर नेचुरल चीज़ें जिसके साथ कतई भी खुरम सुपर नेचुरल नहीं है, इट इज़ मेडिकल साइंस। हाँ, अगर आप ये कहें कि आम डॉक्टर से ऊपर है क्योंकि वो इससे इतने वाकिफ नहीं है, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन ट्यूमर बोर्ड्स में आके बाकी स्पेशलिस्ट भी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो दिस नथिंग सुपर नेचुरल सुपर साइंस इन इट, दिस इज़ अ साइंस इन इटसेल्फ। तो इस साइंस को बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। जितने हमारे मुल्क का सालाना बजट है, इससे कहीं ज़्यादा बजट ऑन्कोलॉजी की दवाइयों में और इसकी रिसर्च में सालाना इस्तेमाल होता है। तो ये मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड, मोस्ट रिसर्च्ड एरिया। और जैसे टेक्सास में बैठ के यहाँ पे किसी को सिंगल आउट करके निशाना लिया जाता है ड्रोन से, इतनी ही तहकीक और इतनी ही इनोवेशन टारगेटेड ऑन्कोलॉजी के अंदर आ चुकी हुई है। आपने एक बार दवाइयों को भी बताया, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अब आ गई हैं जिसको टारगेटेड जो वो करती है, बजाय इसकी पूरी आपकी जीन्स को खोल के देख लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से कि आप में कौन सी जीन्स हैं और कौन सी एक्शनेबल जीन्स हैं जहाँ पे टारगेट्स अवेलेबल हैं, और वो गोलियों या टारगेटेड थेरेपी के साथ, तो कीमोथेरेपी से निजात का एक तरीका है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं समझता था कि बड़ी बोरिंग फील्ड है ऑन्कोलॉजी की, बहुत ही इवॉल्विंग टीम है। बहुत इवॉल्विंग भी और बड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है, जिससे बहरहाल आप इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ। हेपेटाइटिस के जो है आपने रीजंस बता दिए, क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है? जी, तो आम कम्युनिटीज़ के लिए या नाजरीन के लिए तो ज़रूरी है कि वो ये जाने कि ये स्क्रीनेबल कैंसर है। अगर वो सिरोसिस है, देखिए अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करा लेंगे तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। ठीक है। तो तमाम बच्चों को, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है WHO लेड, अगर आप सब को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कराएंगे तो सिरोसिस होने का या हेप बी होने का चांस ही नहीं। हेप सी जो है अब उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, 3 महीने में ये ट्रीटमेंट हो जाता है, एंड दिस कैन बी इरेडिकेटेड, और वो सीरो नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये 2 चीज़ें तो यहाँ पे है। अल्कोहल ना पिएं जी, शराब नोशी ना करें, और खाने में मोहतात करें, क्योंकि आपका बैंक जो है वो जिगर है, जितना खाएंगे जो एक्सेस है वो वहाँ स्टोर होगा, तो चर्बी वहाँ जमा होगी। तो चारों ही चीज़ें मैंने आपको ये बता दी ये प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल। लिवर कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, वहाँ पे ज़ाहिर है हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर कैंसर 95% इन वजूहात से हैं या आपके हाथ में। जब एक दफ़ा जिगर में कैंसर हो जाता है तो फिर सर्जरी इज़ द मेन गोल। तो अगर वो ट्रांसप्लांटेबल है तो ट्रांसप्लांट टीम शिफा इंटरनेशनल की उन्हें असेस करती है। जो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं। एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। डोनर जो जिगर दे रहा है, बिल्कुल सही, और रिसिपिएंट जो ले रहा है, तो उनका भी प्रोसीजर होगा उतना ही बड़ा और उनका भी उतना ही बड़ा, तो खर्चा डबल हो जाता है। ठीक है। तो वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं। सबसे बेस्ट क्योरेज जो है वो ट्रांसप्लांट के हैं। अच्छा। ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं होते, वहाँ लिवर रिसेक्शन या हेपेटेक्टमी की जाती है, उससे कम 5 ईयर सर्वाइवल वो इनका है। और जिनका ये भी नहीं हो सकता उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं वो ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, माइक्रोवेव, क्रायोएब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, वो फिर ट्यूमर कहाँ पे है, कितने हैं, उसका साइज़ कितना है, वो बड़ी शरीयान से कितना दूर है, उन सब को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जब कैंसर लिवर से बाहर चला जाए तो फिर वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आता है, फिर उसको टारगेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। लंबे अरसे के लिए उसको ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। मुख्तसर टाइम में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई और आई होप कि इसका लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस एजुकेशन लोगों के जहन में आती जाएगी इन बीमारियों के सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू खुरम। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आज आंतों के कैंसर के, बड़ी आंत के कैंसर के सिलसिले में बात की और साथ साथ डॉक्टर साहब ने जिगर के कैंसर जो है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे खुरम गर्जी और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।